कहानी शुरू होती है उस दिन से जब पूरी दुनिया अचानक खत्म हो गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि करोड़ों लोगों की मौत के बाद भी कुछ लोग बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच गए। आखिर वो कैसे बचे? और अगर दुनिया सच में खत्म हो चुकी थी तो फिर बाद में उन्हें किस चीज से डर लगने वाला था? कहानी की शुरुआत होती है एली नाम की लड़की से, जिसका पिता बेहद सनकी और निराशावादी इंसान था। वो हर दिन अपनी बेटी को सर्वाइवल ट्रेनिंग देता था, कैसे आग जलानी है, कैसे छिपना है, कैसे कम संसाधनों में जिंदा रहना है। शुरू में ये सब पागलपन लगता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो गलत नहीं था। पिछले कई दिनों से आसमान में अजीब चमक दिखाई दे रही थी। सरकार इसे सामान्य सोलर एक्टिविटी बताकर लोगों को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच्चाई ज्यादा डरावनी थी। कई सैटेलाइट काम करना बंद कर चुके थे और दुनिया भर में पक्षियों की अचानक मौत होने लगी थी। कुछ लोग इसे आने वाले प्रलय का संकेत मान रहे थे, क्योंकि जब प्रकृति इस तरह टूटने लगे तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एली का पिता पहले ही तैयारी कर चुका था। उसने घर के बाहर सब्जियां उगा रखी थीं और जरूरी सामान एक खास ग्लास हाउस में जमा कर रखा था। उसे अंदाजा था कि जल्द ही दुनिया बदलने वाली है। एक दिन वो शहर से और सामान लाने निकलता है, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि तबाही उसके पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाएगी। उसी दौरान एली गांव के पास नदी किनारे पहुंचती है, जहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी एक लड़का पानी में गिर जाता है और एली समझ जाती है कि उसे तैरना नहीं आता। वो बिना सोचे तुरंत नदी में कूद जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़के को पकड़कर ऊपर आने वाली होती है, अचानक पूरा आसमान लाल रोशनी से भर जाता है। कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंजने लगती हैं और धरती जैसे कांप उठती है। एली डर से जड़ हो जाती है। जब वो किसी तरह लड़के को लेकर बाहर निकलती है तो उसके सामने का नजारा किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होता। आसमान में लाल बिजली चमक रही होती है, दूर दूर तक आग लगी होती है और पूरी सिटी जल रही होती है। कुछ मिनट पहले जहाँ जिंदगी थी, अब वहाँ सिर्फ राख और जली हुई लाशें बची हैं। लड़के के माता पिता मलबे के बीच पड़े होते हैं और साफ पता चलता है कि वो अब कभी नहीं उठेंगे। एली अंदर से टूट जाती है, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। जल्द ही आसमान से राख जैसी भारी धूल गिरने लगती है और वो लड़के को लेकर सीधे उस गुफा में पहुंचती है जिसे उसके पिता ने पहले से तैयार कर रखा था। अंदर कंबल, लकड़ियां और जरूरी सामान मौजूद था। मतलब उसके पिता को सच में इस दिन का इंतजार था। रात वहीं गुजरती है और डरा हुआ लड़का एली से पूछता है कि क्या ये सब एलियंस ने किया है। एली जानती थी कि इसके पीछे सोलर स्टॉर्म है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में वो खुद भी इस तबाही को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। अगली सुबह वो लड़के को लेकर अपने घर लौटी है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर जल चुका था, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। सिर्फ उसके पिता का रिसर्च वाला ग्लास हाउस बचा था। सबसे बड़ी राहत ये थी कि वहाँ लगे सोलर पैनल अब भी काम कर रहे थे और एक वाटरप्रूफ फोन सुरक्षित बच गया था। अब वही फोन इस बर्बाद दुनिया में बाहर की बची हुई जिंदगी से जुड़ने की उनकी आखिरी उम्मीद बनने वाला था। फोन अब भी सही सलामत था, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। दुनिया में कोई और जिंदा बचा है या नहीं, इसका पता लगाने का भी कोई तरीका नहीं था। एली और छोटा बिल धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनके सामने जो नजारा आता है वो रूह कांपाने वाला था। ऊंची ऊंची इमारतें झलकर काले ढांचे में बदल चुकी थीं, सड़कें लाशों से भरी थीं और हर तरफ मौत जैसी खामोशी फैली हुई थी। जो लोग शुरुआती सोलर स्टॉर्म से बच भी गए थे, उन्हें बाद में लगी आग ने खत्म कर दिया। इसी बीच एली एक पुरानी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक गिर पड़ती है और लोहे का नुकीला टुकड़ा उसकी टांग में घुस जाता है। घाव छोटा था, लेकिन इस नई दुनिया में छोटी चोट भी मौत की वजह बन सकती थी। इलाज नहीं, डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, बस किस्मत का सहारा। दोनों आखिरकार एली के पिता द्वारा बनाए गए ग्लास हाउस में रहने लगते हैं। अब एली को समझ आने लगता है कि उसके पिता पागल नहीं, बल्कि आने वाले अंत को पहले ही देख चुके थे। अगर उन्होंने तैयारी न की होती तो शायद एली 3 दिन भी जिंदा नहीं बचती। उसी रात एली को तेज बुखार हो जाता है। उसकी चोट में इन्फेक्शन फैल चुका था। आधी बेहोशी में वो सिर्फ एक शब्द बोलती है, एंटीबायोटिक। फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। छोटा बिल घबरा जाता है। उसे नहीं पता कि एली के पिता ने दवाइयां छिपा कर रखी थीं, इसलिए वो अकेले रात में शहर निकल पड़ता है। हर तरफ अंधेरा, खामोशी और मौत फैली हुई थी, लेकिन फिर भी वो एली के लिए दवा ढूंढकर वापस लौटता है। दवा काम कर जाती है और एली धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब वो बिल के चेहरे पर खुशी देखती है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि जिसे वो अब तक बचाती आई थी, वही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाहर की दुनिया टूट चुकी थी, लेकिन दोनों ने जीना नहीं छोड़ा। मौसम अब पूरी तरह बदल चुका था। कभी भूकंप आते, कभी भयानक बारिश, तो कभी आसमान कई दिनों तक अंधेरा रहता। लेकिन हर तूफान के बाद सूरज फिर निकलता और वही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती। एली के पिता की छोड़ी हुई किताबों की मदद से दोनों खेती करना सीखते हैं। एली उस फोन में अपनी रोज की जिंदगी रिकॉर्ड करती रहती है, जैसे वो किसी आने वाली पीढ़ी के लिए सबूत छोड़ रही हो कि इंसान आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करता है।
है। देखते ही देखते 7 साल गुजर जाते हैं। छोटा सा डरा हुआ बिल अब एक मजबूत नौजवान बन चुका था। उसके चेहरे पर बचपना नहीं, एक आदमी की सख्ती दिखाई देती थी। लेकिन जब भी वो एली को देखता, उसकी आंखों में एक अलग ही गर्माहट नजर आती। वो अब सिर्फ उसका सहारा नहीं रही थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। आखिर एक दिन बिल खुद को रोक नहीं पाता। जब एली आटा गूंद रही होती है, वो अचानक उसके करीब जाकर उसे चूम लेता है। एली कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाती है। उसके चेहरे पर हल्की शर्म और दिल में दबे एहसास एक साथ उभर आते हैं। इस उजड़ी हुई दुनिया में अब सिर्फ वही 2 लोग बचे थे और धीरे धीरे उनका साथ प्यार में बदल चुका था। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एक रात भयंकर तूफान आता है और उनकी पूरी फसल तबाह कर देता है। महीनों की मेहनत कुछ मिनटों में मिट्टी में मिल जाती है। अब उनके पास खाने का भी कोई भरोसा नहीं बचता। एली पूरी तरह टूट जाती है। तभी दूर से इंजन की आवाज सुनाई देती है। बिल एक पुराना ट्रैक्टर लेकर वापस आता है। अब एली के पिता का जमा किया हुआ सामान भी खत्म हो चुका था और खेत भी बर्बाद हो गए थे। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं, उन्हें नई जगह तलाशनी होगी। उनका अगला लक्ष्य था बार्सिलोना। तबाही से पहले वहाँ लाखों लोग रहते थे, इसलिए उम्मीद थी कि शायद कोई और इंसान अब भी जिंदा हो। एली के दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी बची थी, शायद उसका पिता भी कहीं जिंदा हो। सफर आसान नहीं था। ट्रैक्टर का ईंधन खत्म होता तो बिल रास्ते में छोड़ी हुई गाड़ियों से तेल निकालता। दोनों रास्ते भर हंसते बोलते आगे बढ़ते रहे, जैसे इस मर चुकी दुनिया में भी जिंदगी की आखिरी चिंगारी बुझने नहीं देना चाहते हों। लेकिन जब वो आखिरकार बार्सिलोना पहुंचते हैं तो वहां उनका स्वागत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि और भी गहरी खामोशी ने किया। पूरी सिटी एक विशाल कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। ऊंची इमारतें खड़ी थीं, लेकिन उनमें जिंदगी का नामो निशान नहीं था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वहां की खामोशी कुछ छिपा रही थी। कभी लाखों लोगों की भीड़ से भरा रहने वाला बार्सिलोना अब सिर्फ हवा की आवाज से गूंजता था। टूटी हुई इमारतों और खाली सड़कों के बीच चलते हुए एली और बिल को एक पुराना टेंट दिखाई देता है। अंदर छोटे बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे, जैसे कोई माँ आखिरी वक्त तक अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करती रही हो। लेकिन बाहर लटकती एक महिला की लाश सारी कहानी खुद बता देती है। शायद उसका बच्चा मर चुका था और उसके बाद जीने की कोई वजह नहीं बची। ये दुनिया अब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों से भी भरी हुई थी। आगे बढ़ते हुए बिल एली का हाथ पकड़कर उसे नो कैंप स्टेडियम ले जाता है। यही वो जगह थी जहां खेलने का सपना एली बचपन से देखती आई थी। वो सोचती थी कि एक दिन हजारों लोग उसका नाम चिल्लाएंगे, पूरा स्टेडियम उसकी जीत पर गूंज उठेगा। लेकिन आज वहां सिर्फ खाली सीटें थीं और बीच मैदान में खड़ी एली। फिर भी बिल के लिए वही काफी था, क्योंकि उसकी नजर में एली अब भी इस उजड़ी दुनिया की सबसे खास इंसान थी। उसी रात दोनों उस सुनसान फुटबॉल मैदान में एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इस बर्बाद दुनिया में उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। शहर में खाने और सामान की कमी नहीं थी, लेकिन इतनी वीरानी के बीच रहना उन्हें अंदर से खत्म कर रहा था। इसलिए दोनों समुद्र किनारे बसने का फैसला करते हैं। एली को हमेशा से समुद्र पसंद था और शायद वहीं उन्हें थोड़ी शांति मिल सकती थी। कुछ समय बाद एली को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर बच्चों की देखभाल से जुड़ी किताबें पढ़ती रहती, क्योंकि इस नई दुनिया में डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ सीखने और उम्मीद का सहारा था। धीरे धीरे 10 महीने गुजर जाते हैं और आखिरकार एली एक बेटे को जन्म देती है। उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज जैसे इस मर चुकी दुनिया में फिर से जिंदगी की वापसी थी। पहली बार उन्हें लगा कि शायद इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उनकी ये छोटी सी खुशी ज्यादा वक्त टिक नहीं पाती। एक दिन समुद्र में दूर एक पाल वाली नाव दिखाई देती है। एली की आंखों में तुरंत चमक आ जाती है। लगभग 10 साल बाद उसने किसी और इंसान के होने का संकेत देखा था। वो पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगती है। नाव किनारे तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसका मालिक समुद्र की लहरों में बहता हुआ उनके पास आ जाता है। उसका नाम था लोसेहू। होश में आने के बाद वो भी उतना ही भावुक हो जाता है। उसे लगा था कि दुनिया में सिर्फ वही अकेला बचा है, लेकिन अब उसके सामने एक पूरा परिवार खड़ा था। वो बताता है कि इन सालों में वो एक छोटे द्वीप पर रह रहा था और हाल ही में सामान ढूंढने निकला था, तभी तूफान में फंस गया। एली और बिल उसकी जान बचाते हैं और बदले में लोसेहू उन्हें नई सर्वाइवल तकनीकें सिखाने लगता है। कुछ दिनों तक सब सामान्य लगता है, लेकिन फिर एक दिन बिल देखता है कि लोसेहू चोरी छिपे एली को देख रहा है। माहौल अचानक असहज हो जाता है। लोसेहू जल्दी से सफाई देता है कि उसने देखा एली बच्चे को दूध पिलाते वक्त दर्द महसूस कर रही थी, शायद उसे इन्फेक्शन हो गया है। वो अपनी जेब से शहद निकालता है और कहता है कि इससे आराम मिलेगा। बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन बिल के मन में शक बैठ चुका था। कुछ दिनों बाद जब लोसेहू की नाव फिर से चलने लायक बन जाती है तो बिल साफ कह देता है कि अब उसके जाने का समय आ गया है। लोसेहू मुस्कुराकर हामी भर देता है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी पार्टी रखने की बात करता है। एली बिना किसी शक के तैयार हो जाती है। वो अपनी सबसे पसंदीदा ड्रेस पहनती है। शायद इतने सालों बाद उसे पहली बार किसी सामान्य इंसानी पल का एहसास हो रहा था। तीनों नाव पर बैठते हैं और लोसेहू पुराने प्रोजेक्टर पर फिल्म चलाता है। एली और बिल फिल्म देखने में इतने खो जाते हैं कि उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं होता।
लेकिन अगली सुबह बिल की आंख खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। नाव अब किनारे से बहुत दूर पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लो सेहू उसे जोरदार मुक्का मारकर सीधे समुद्र में गिरा देता है। एली बिना एक पल गंवाए पानी में कूद जाती है, लेकिन दोनों सिर्फ बेबस होकर अपनी नाव को दूर जाते देखते रह जाते हैं, क्योंकि उस नाव पर उनका बच्चा था। किसी तरह दोनों तैरकर वापस किनारे पहुंचते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ गुस्सा और दर्द बचा था। इस दुनिया में अब गिने चुने लोग ही जिंदा थे, फिर भी इंसान अपनी हैवानियत छोड़ नहीं पाया। यही बात उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। एली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बिल उसके पास आकर सिर्फ एक बात कहता है, हम अपने बच्चे को वापस लेकर आएंगे। दोनों तुरंत लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं और आसपास के समुद्री इलाकों के नक्शे ढूंढने लगते हैं। समस्या ये थी कि आसपास सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप मौजूद थे और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि लोसेहू कहाँ रहता है। तभी एली को अचानक एक छोटी सी बात याद आती है। जब लोसेहू ने उसे शहद दिया था, तब उसने बताया था कि वहाँ की मधुमक्खियाँ पहाड़ जैसी आकृति वाले फूलों से रस लाती हैं। यही एकमात्र सुराग था। दोनों पौधों से जुड़ी किताबें खंगालने लगते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि वो फूल कॉक्सकॉम्ब नाम का था, जो सिर्फ कुछ खास द्वीपों पर ही उगता है। बिल की आंखों में फिर उम्मीद लौट आती है। वो तुरंत नाव लेकर निकल पड़ते हैं। कई दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद आखिर उन्हें एक द्वीप के पास लोसेहू की नाव दिखाई देती है। अब साफ था कि वही उसका ठिकाना है। दोनों चुपचाप द्वीप पर उतरते हैं और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें लोसेहू दिखाई देता है, जो मधुमक्खियों से शहद निकाल रहा था। मौका देखते ही एली भागकर अंदर जाती है और एक लोहे के पिंजरे में अपने बच्चे को देखती है। वो तुरंत उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ताला लगा था। वो बिल से पत्थर लाने को कहती है, तभी पीछे से लोसेहू आ पहुंचता है। बच्चे को सामने देखकर बिल कुछ नहीं कर पाता और मजबूर होकर खुद को उसके हवाले कर देता है। अब लोसेहू खुलकर अपना असली चेहरा दिखाता है। वो चाहता था कि एली और बच्चा हमेशा उसके साथ रहें। उसकी नजर में अब ये दुनिया दोबारा बसाने का तरीका यही था और बिल सिर्फ बीच का रुकावट था। एली खुद को संभालते हुए कहती है कि पहले उसे बच्चे को दूध पिलाने दो। लोसेहू मान जाता है और बच्चे को बाहर निकाल देता है। फिर वो बिल के पास जाता है, जैसे अब उसे खत्म करने ही वाला हो। तभी अचानक पीछे से एली बच्चे को लेकर भाग निकलती है। पीछे से बिल की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार एली रुकती नहीं। लोसेहू तुरंत उसके पीछे जंगल में दौड़ पड़ता है। उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती रहती है और वो उसी दिशा में भागता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि आवाज एक फोन से आ रही थी। एली ने उसे भटकाने के लिए रिकॉर्डिंग चला दी थी। इस बीच एली वापस बिल के पास लौट आती है। उसने उसे छोड़ा नहीं था। वो जल्दी से बिल की रस्सियां काटने की कोशिश करती है, लेकिन गांठें बहुत कसकर बंधी थीं। जैसे ही वो उसे चाकू देती है, लोसेहू वापस लौट आता है। एली लगातार उससे बातें करके उसका ध्यान भटकाती रहती है और उसी दौरान बिल रस्सियां काटने में कामयाब हो जाता है। अगले ही पल वो अचानक लोसेहू पर टूट पड़ता है। दोनों हथियार लेकर एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगते हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये उस परिवार को बचाने की आखिरी कोशिश थी जिसे उन्होंने इस उजड़ी दुनिया में बनाया था। आखिर में लोसेहू बंदूक उठाकर गोली चलाने ही वाला होता है कि उसी पल बिल पूरी ताकत से अपनी दरांती उसके ऊपर दे मारता है। लोसेहू वहीं गिर जाता है, लेकिन बिल भी बुरी तरह घायल हो चुका था। जमीन पर गिरते हुए वो आखिरी बार अपने बच्चे को देखता है। उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा संतोष था, क्योंकि वो अपना परिवार बचा चुका था। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। एली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने अपने बच्चे को वापस पा लिया था, लेकिन उस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया जिसने 10 साल की उम्र से लेकर आखिरी सांस तक उसका साथ निभाया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एली का बेटा बड़ा होने लगता है। आसमान में दिखने वाली वो अजीब लाल चमक अब गायब हो चुकी थी। दुनिया धीरे धीरे शांत हो रही थी, जैसे प्रकृति खुद अपनी टूटी हुई सांसों को फिर से जोड़ रही हो। एक दिन एली उस पुराने फोन को निकालती है जिसमें उसने सालों पहले वीडियो रिकॉर्ड किए थे। हर वीडियो में बिल मौजूद था, उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका प्यार और वो जिंदगी जो उन्होंने दुनिया खत्म होने के बाद भी साथ मिलकर जी थी। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच था। दुनिया खत्म होने के बाद भी इंसान जी सकता है, लेकिन किसी अपने को खो देने के बाद वो पहले जैसा कभी नहीं रह पाता। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।